बलंता के साथ रोटियां खा लोगा, फिर क्या करना, फिर नींद ही आ। मेरे पिताजी हरियाणा के पहले आदमी हैं जिन्होंने आर्मी में कमीशन लिया, सेकंड लेफ्टिनेंट बने। गांव का लोग बड़ी मारे करता कि फलानिया छोरो नहर पर दौड़े बड़ी अफसर। अंग्रेजों की दो बड़ी देन हमारे को बहुत तबाह कर रही है। वो ठेके में पग डाल दिया करता और बाजार दया करता कि तक पग नहीं बढ़े। बच्चों के लिए ही प्रोग्राम है, तो मेरा निवेदन है इन बच्चों से मैं बात करना चाहता हूँ, बच्चों को संबोधित करना चाहता हूँ। हालांकि मैं कोई कमी नहीं निकाल रहा, लेकिन सबसे बड़ी कमी जो मुझे दिख रही है वो कमी ये है कि यदि 1970 में मेरे पिताजी मेरी मां अनपढ़ थी, उनको अगर साथ नहीं लेके जाते तो आज आपके सामने हम 4 बहन भाई क्लास 1 अफसर बने हुए नहीं। अगर आपकी तरह अगर मेरे पिताजी ने भी संकोच किया होता और अपनी धर्मपत्नी को घर से बाहर ना निकाला होता, जिनकी आज यहाँ आवश्यकता थी, क्योंकि इन बच्चों के लिए जो प्रथम शिक्षिका है वो इनकी माँ है। इन बच्चियों को गाइड करने वाली, इन सबको गाइड करने वाली कौन? इनकी माँ है। यदि आज मेरी माँ का सहयोग नहीं होता तो मेरी 2 बड़ी बहनें डॉक्टर नहीं बनती, मैं आपके सामने IPS नहीं बना होता, मेरी बहन छोटी जो है जिला शिक्षा अधिकारी नहीं बनी होती। और वो भी कब? 1970 में। अब तो आज 2022 आ गई भाई। अब कहेगा संकोच, घर की लक्ष्मी को, घर की औरत को, अगर मैं तो कह रहा हूँ अगर ये रिजर्वेशन नहीं होता तो शायद सरपंच महोदय भी मंच पे नहीं होती। अगर रिजर्वेशन नहीं होता, ये तो मजबूरी है, इनको बैठाना पड़ रहा है, बनाना पड़ रहा है, वरना होता आज ये मंच पे ये भी नहीं होती। तो भाई सोच बदलो अपनी। ये शिक्षा विक्षा सब बातें धरी रह जाएंगी, ये ज्ञान की बातें सब धरी रह जाएंगी। पहले घर की लक्ष्मी को बराबर का दर्जा दो, और उसको दर्जा दोगे तो ये बच्चियां और ये जो बच्चे हैं ये कामयाब होंगे। ये भीड़ बता रही है कि बच्चे संख्या में कम है, बच्चियां ज्यादा हैं, मतलब इनमें पढ़ाई की आग ज्यादा है, इनमें कुछ करने की ललक ज्यादा है, इसलिए ज्यादा बेटी हैं। ये तो बटरकस्ती में आए हुए हैं। तो अगर आज इनकी माताएं यहाँ होती तो मैं जो 2 बातें बताता, हो सकता है वो इनके मदद और मदद मिलती। जब मेरी बहन पढ़ती थी तो मेरी माँ पास में बैठ के स्वेटर बनाती थी कि बेटा तेरे को नींद नहीं आ जाए, कब खाना देना है, कब नाश्ता देना है, कब कपड़े धो के मिलने चाहिए, वो सारा का सारा काम तो वो करती है। आप लोग तो अपने काम धंधे में बिजी हो, आपको पता ही नहीं है घर में क्या हो रहा है। तो भाई ये सोच बदली है पहली। तो मेरा मानना कि यदि सोच बदलेगी तो परिवार का भला होगा, समाज का भला होगा और आने वाली पीढ़ियों का भला होगा। जो मूल वाक्य है यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है, अस्तोमा सद्गम्य तमसोरमा ज्योतिर्गम्य मृत्योर्मा, ये जीवन का आधार है, ये शिक्षा का आधार है। मतलब अस्तोमा सद्गम्य, असत्य से सत्य की ओर ले जाए, हे प्रभु हमारे को ज्ञान दो। तमसोरमा ज्योतिर्गम्य, अंधेरे से प्रकाश की ओर लेके चलो। अनपढ़ आदमी, अज्ञानी आदमी है, वो ज्ञानवान होता है, वो प्रकाश की ओर जाता है। मृत्योर्मा अमृतगम्य, मृत्यु से अमृत की ओर, अमरता की ओर लेके जाओ। जैसे कि डॉक्टर अशोक ढाका भाई को आज अमृत प्राप्त हुआ। हम सब जो बैठे हैं, 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी का फर्क, आसमान से नहीं। जब मेरे पिताजी भी गांव में ही रहते थे, गांव में एक जमींदार के बेटे थे और कोई सुविधाएं नहीं थी। आप लोगों के पास तो आज बढ़िया बढ़िया कपड़े हैं, बढ़िया बड़े जूते हैं। वो बताया करते थे कि बेटा स्कूल जाता चप्पल को नहीं होया करती, पग बढ़िया करता, क्या करे करता, पोठे में पग डाल दिया करता, पोठे में पग डाल दिया करता और बाजार दया करता कि तक पग नहीं बढ़े। वो जमानों भी देखो है बांगो। इसलिए बच्चों आप बहुत भाग्यशाली हो कि आपको वो टाइम नहीं देखना, लेकिन सुविधाएं हैं तो सुविधाओं के साथ साथ आपको उतनी मेहनत भी करनी पड़ेगी। 2 तरह से मेहनत करनी पड़ेगी आपको, पढ़ाई के तौर पे और फिजिकली फिट भी होना पड़ेगा। गांव में मैंने देखा है, हिंदुस्तान में मेरा ये मानना है कि अंग्रेजों की 2 बड़ी देन हमारे को बहुत तबाह कर रही है। एक तो ताश पत्ती और एक क्रिकेट, जिसने पुरानी पूरी पीढ़ी को निकम्मा करके रख दिया है। दिन भर धूप में खड़े रहने के अलावा कोई काम नहीं उस क्रिकेट के अंदर, मेरा व्यक्तिगत मानना है। सचिन तेंदुलकर तो एक ही कामयाब होगा, बाकी तो सब। तो फिजिकल फिटनेस के लिए आपको अपने आप को ये मानना पड़ेगा कि लोग देखें तो कोई बात नहीं, घर से नहीं निकलते, दौड़ते ही नहीं है, कसरत ही नहीं करते, क्या फलानियों पता नहीं के कई। मेरे पिताजी हरियाणा के पहले आदमी हैं जिन्होंने आर्मी में कमीशन लिया, सेकंड लेफ्टिनेंट बने। पहले सिपाही भर्ती होते थे, उससे ऊपर कोई नहीं गया। फौज में अफसर बनने वाले पहले आदमी थे। वो कहते थे कि जब मैं नहर की पटरी पर दौड़ने जाता था ना, तो गांव का लोग बड़ी मारे करता कि फलानिया छोरो नहर पर दौड़े बड़ी अफसर। उन्होंने उसकी परवाह नहीं की, उनका लक्ष्य साफ था, मुझे अफसर बनना है। यदि वो गाँव के तानों से डर के घर में दुबके रहते तो अफसर नहीं बन पाते। इसलिए ये जो चीजें मैं आपको बताने आया हूँ, ये चीजें छोटी छोटी मन में एक शंका होती है, वो शंका निकालनी पड़ेगी आपको, इससे ऊपर उठना पड़ेगा। हमको गलत काम थोड़ी कर रहे हैं जो शंका करें, डरे किसी से। सुविधाओं का सवाल आया, सुविधाओं का जवाब आया, बातें आई, वो आपको डिसाइड करना है कि अपने बच्चे को क्या देना है, क्या देना है, कितना देना। हम दोनों क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर हैं, कोई कमी नहीं है, लेकिन मैंने मेरे बेटे को, अब तो मजबूरी शायद कोरोना की वजह से भी आ गई, मोबाइल देना पड़ गया, लेकिन उस टाइम नहीं थी। जब मेरे मजबूरी नहीं थी तो मैंने बिल्कुल क्लियर 2 चीज बेटे को मना कर दी थी। मेरी धर्मपत्नी गवाह है, मैंने कहा एक तो मोटरसाइकिल और एक मोबाइल, जब तक 12वीं करेगा मेरे से मत मांगना, दूंगा भी नहीं।
और मैंने दी भी नहीं। छोड़ना मेरी जवाबदारी है, मेरा बच्चा है, तेरी परवरिश की जिम्मेदारी मेरी है। तुझे कहाँ छोड़ना है, कैसे छोड़ना है, वो मैं तय करूंगा। चाहे मुझे खुद छोड़ के आना पड़े, चाहे ऑटो रिक्शा लगाना पड़े, चाहे बस में भेजना पड़े, जो करना होगा वो मैं करूंगा। लेकिन ये दो चीजें मेरे से मत, क्योंकि जिंदगी के 25 साल आपके, जिसको हम ब्रह्मचर्य कहते हैं, कैरियर बनाना है। और जो कैरियर बनाना है, उस कैरियर के लिए आपको केवल और केवल दो बातें ध्यान में रखनी है। पहले एक लक्ष्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यस, एक लक्ष्य। और दूसरा आग होनी चाहिए, आग कि मुझे बनना है। क्या होनी चाहिए? बिल्कुल। तो ये लक्ष्य जब आप निर्धारित कर लोगे, आग आपके अंदर होगी, तो मैं आपको केवल जो पुराने सूत्र हैं, मैं नई बात नहीं बता रहा, वो सूत्र आपके उसी में सारी चीज समाहित है। जैसे बौद्ध दर्शन पढ़ते हैं, बौद्ध दर्शन के 4 आर्य सत्य हैं, सारी फिलोसफी आ जाती है। मेरे जो ये 5 पॉइंट हैं, विद्यार्थी के लक्षण क्या होने चाहिए, क्योंकि आपके लिए जरूरी है आपको क्या करना है। विद्यार्थी के 5 लक्षण बताइए। पहला है काक चेष्टा। काक मतलब कौवा। आपने देखा हो घर में कौवा जो है, जब आप रोटी बना रहे होते हो तो कभी इधर बैठेगा मुंडेर पे, कभी इधर बैठेगा, कभी इधर बैठेगा, रोटी उठाने की भागने की कोशिश करेगा। उसके अंदर एक प्रयत्न होता है, चेष्टा होती है, एक आग होती है। आग आपको डबलेगी, वो प्रयत्नशील आपको होना पड़ेगा कि यस मेरे को ये चीज, ये नोट्स वहां से लेने हैं, ये मेरे को तैयार किताब करनी है, ये मेरे को किताब पढ़नी है। वो प्रयत्नशील आपको लगातार होना। दूसरा बको ध्यान। बगुला देखा आपने, एक टांग पे खड़ा रहता है और यूं नजर गड़ाए रहता है। कंसंट्रेशन अपने टॉपिक पे। जिस प्रकार अर्जुन को केवल और केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे, कंसंट्रेशन था। जब धनुष चलाया, मछली की आंख दिखाई। कंसंट्रेशन होना चाहिए। आग पे मेरे को एक बात याद आ रही कि जब आपका लक्ष्य है और आपके अंदर आग हो। हमारे पास 2 उदाहरण है इतिहास में। पहला उदाहरण एकलव्य का, जानते हो एकलव्य को? पढ़ा है एकलव्य के बारे में? कौन था? एकलव्य भील था। भील मतलब जंगली, जंगल में रहने वाला। और उसने जब राजकुमारों को धनुष चलाते देखा तो उसके मन में आई, नहीं भेजा। जब उसने धनुष चलाते देखा तो उसके मन में आया कि मैं भी इनकी तरह निशान छीनूं। लेकिन उसको राजगुरु ने ट्रेनिंग देने से मना कर दिया कि आप नीच जाति के हो, आपको मैं ट्रेनिंग नहीं दे सकता। केवल राजकुमारों को उसने क्या किया, उदाहरण का एक गुरु बनाया। सामने अपना लक्ष्य लेके तैयारी की। जब कभी कंपटीशन आया उसमें वो अर्जुन से आगे था, श्रेष्ठ। एक उदाहरण और बताता हूँ मैं आप, दानवीर कर्ण सुना है? कर्ण के मन में भी यही थी, था तो राजकुमार लेकिन सारथी के घर में पल रहा था। उसके मन में भी आएगी मैं धनुर्विद्या सीखूं। आग थी उसके अंदर, एक लक्ष्य था उसके अंदर। क्या किया? वो भी गुरु के पास गया, कहा नहीं सारथी पुत्र को हम ट्रेनिंग केवल और केवल राजकुमारों। उसने भी गुरु धारण किया और निशानेबाजी जैसे जैसे उनको सिखाते थे वैसे वैसे करता है। और जब एक बार कंपटीशन हुआ शब्द वेदी बाण का, उसमें कर्ण को जो है 14 वेदी बाण का विजेता बना। इतनी उसमें लगन। तो ये आपकी जो ये आग है, ये यहाँ तक। कर खुदी को बुलंद इतना, कर खुदी को बुलंद इतना कि हर तहरीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। वो आपसे पूछे कि तुम्हें क्या चाहिए, क्या चाहिए देगा। मेहनत इतनी शिद्दत से करो, मेहनत इतनी शिद्दत से करो कि आपकी सफलता का शोर लोगों को सुनाई दे। आप मेहनत करोगे उसका शोर अवश्य होगा। कंसंट्रेशन, सिटिंग, आपको सिटिंग देनी पड़ेगी लाइब्रेरी में, घर में वक्त, तब जाकर आप अपने उस कामयाब हो पाओ। दिमाग भटकता रहेगा, अरे आज वो फीफा में क्या होने वाला है, आज वो जो वो सास बहू थी उसमें वो क्या होने वाला है। दिमाग को नहीं भटकाना, कंसंट्रेट करना है केवल और केवल पढ़ाई। तीसरा लक्षण अल्पाहारम। जांबाजी भी क्यों है? गणतंत्र जी में को गुण नहीं, मल भरिया भंडारू, आगे पीछे माटी झूले, गुलाब बेज बारू। बावड़ो का तो घणो खार मरे, कहाँ ज्यादा भार उचार मरे। तो आप आगे है इतो ही खानो जितो आपन है, अपनी शरीर बढ़िया स्वस्थ रहे। अति हर चीज की बुरी है। बलंता के साथ रोटियां खा लोगा, फिर क्या करना, फिर नींद ही आ, फिर ढोल बजाई कौन जाके नहीं। विद्यार्थी का पढ़ते हुए उसको निद्रा नहीं आनी चाहिए, आलस नहीं आना चाहिए, शरीर स्वस्थ होना चाहिए, शरीर तंदुरुस्त होना चाहिए और शरीर में फुर्ती रहनी चाहिए। फुर्ती तभी रहेगी जब हिसाब का पौष्टिक खाती क्या है, श्वान निद्रा। अलर्ट माइंड होना चाहिए बिल्कुल। आप तुरंत हर चीज को, नींद में भी होते खटका हो गया, कैसे खटका हुआ, क्या हुआ, ये नहीं कि ढोल बजाए जाओ बाद घोड़ा बेच सकते हैं, ऐसा नहीं होना। 5वां सिद्धांत भी कई मामलों में प्रासंगिक है, गृह त्याग। कि बच्चा घर में रहते हुए घर के माहौल में उसकी परवरिश एक लेवल तक तो होती है, लेकिन उसको कई चीजें दुनियादारी की सीखने को नहीं। यदि वो हॉस्टल में रहता है, गुरुकुल में रहता है, उन दिनों गुरुकुल हुआ करते थे, हॉस्टल आ गए। तो ये देख लो नवोदय वाले बच्चे आपके सामने सारे आ रहे हैं, तहसीलदार बने। एक वर्ड है अंग्रेजी में पीयर लर्निंग। पीयर लर्निंग मतलब आप अपने साथियों से भी, आपके साथ पढ़ने वाला अच्छा बच्चा, इंटेलिजेंट बच्चा है, क्या तैयारी कर रहा है, वो कैसे तैयारी कर रहा है, कैसे है, उससे भी सीखते हो। पीयर लर्निंग घर में नहीं हो, एक एक दो दो बच्चे हो गए, एकल खोरा हो गया, बनठाई को नहीं। हॉस्टल में रहता हुआ आदमी शेयरिंग और केयरिंग सीखता है। इसलिए ये जो चीजें बताई हैं, ये सारी विद्यार्थी के लक्षण जो हैं वो केवल और केवल आपको लक्ष्य निर्धारित। कंपटीशन में 2 चीजें बहुत, भाषा का क्या, मुझे इस चीज का नुकसान कभी नहीं
नहीं हुआ, क्योंकि मैं इंग्लिश भी इतनी अच्छी थी, मुझे कभी भी इंटरव्यू में कभी हीन भावना नहीं हुई जवाब किसमें देना है। जिस भाषा में जवाब पूछा गया उसी भाषा में। अंग्रेजी भाषा के मैं पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन इतना पक्ष कि आपको अपने में कॉन्फिडेंस आएगा, आप अपने कंपटीशन में, अपने लाइफ में आप आगे बढ़ सकते हो, आपको हीन भावना। तो ये जो चीजें मैंने बताई छोटे मोटे तौर पे, अब आपको जो यहाँ लाइब्रेरी मिली है, बहुत ही पंडात जी का इनका मैं धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने एक अलग जगह नवाचार इन्होंने किया है। लाइब्रेरी एक जगह है। मैं जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में 1986 में पढ़ने गया था, तो हमारे साथ वो हॉस्टल के लड़के थैला टांग के टिफिन लेके लाइब्रेरी में आके, हमें उस टाइम उस चीज की अहमियत महसूस नहीं, टाइम खोटी करा लाइब्रेरी में, क्योंकि वो एक माहौल, एक कंसंट्रेशन जो उसको अपने वहाँ बैठ के उसको वहाँ किताबें मिलती हैं। उन दिनों तो डिजिटल थी, अब तो कंप्यूटर का जमाना आ गया, इलेक्ट्रिक आ गया, जमाना आ गया, सारी इन्फॉर्मेशन आपको गूगल पे और पे बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, उन्होंने अपने ट्रेनिंग कैंप चला रखे हैं, ऑनलाइन चल रही हैं, आप उसके मेंबर बन सकते हो। आपको वो ज्ञान क्लासेस वहाँ जाने की जरूरत है, आप जाके देखो वहाँ पर जो है बच्चे रह रहे हैं, बड़ी बुरी तरह एक कमरे में 5-5 बच्चे 8-8 बच्चे रहे, माहौल ही नहीं है। लेकिन आपको ये एक मौका दिया है कि गाँव में अपने अच्छे माहौल में रहते हुए भी आप अच्छी तैयारी, ये सब बातें आपके लिए पूरी हैं और आपको ही करना है। आप अपने बहन भाइयों को, छोटे हैं उनको पढ़ाइए, उनको बताइए और उनको एक लक्ष्य निर्धारित करें। पिताजी बताया करता कि साहब मैं पढ़ने लग गया तो क्या आ गया, स्कूल में उन दिनों बहुत 150-52 पिताजी बहुत लेट लगे थे, एक साल में 2 क्लास, विलक्षण प्रतिभा थी, हर एक में नहीं हो सकता। लेकिन वो उस टाइम शिक्षा उद्देश्य ही नहीं, 8वीं कर ली, 12वीं 14 कर ली। अब आपको अब आज की तारीख में कैरियर काउंसलिंग आपको सुविधा है, स्कूलों में कॉलेज में कैरियर काउंसलर होते हैं, वो आपको बताते हैं कि हाँ मेरे किस मेरा इंटरेस्ट है, मेरे इंटरेस्ट क्या करना है और कैसे करना। पहले गाइडलाइन मैं आपको बताऊं, वो जो एक बात आई आग की, मेरे पिताजी क्योंकि अफसर थे, स्कूल के प्रिंसिपल, एक बच्चा जो है वो हिंदी मीडियम अपने नॉन मेडिकल से मेडिकल में आना चाह रहा, राजीव टंडन नाम, साइंस के जो प्रोफेसर टीचर थे, उन्होंने सबने मना कर दिया, बोले साहब तो नॉन मेडिकल का स्टूडेंट, आर्ट्स का स्टूडेंट है, ये कैसे बन सकता है। लेकिन पिताजी ने उस बच्चे की आंख में आग देख, नहीं ये डॉक्टर नहीं, मेरी सिलेक्शन हुआ, डॉक्टर बना, आज नंबर 1 सर्जन है वो। तो आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, वो जज्बा सिर्फ और सिर्फ आपको खुद को पैदा, तब जाकर। पुराने टाइम में तुलसीदास जी कहा हुआ है ना, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जाते सिलते परत निशान। बार बार अभ्यास करिए, पी जाइए। मेरे साथ कॉलेज में लड़के थे हिंदी मीडियम से और इंग्लिश मीडियम में, फिजिक्स केमिस्ट्री एग्जाम में पूरी सवाल आता था, 2 पेज का रटा हुआ होता था, पूरा नंबर पूरे आते थे। वो जो रस्सी है वो पत्थर पे बार बार आती जाती है, उस रस्सी से भी निशान पड़ जाता है। तो इस दिमाग में अगर आप अंग्रेजी में एक मैंने कोटेशन पढ़ी थी, उसमें हो आई कांट, मन में आता है विचार मैं नहीं कर सकता हूँ, कैन क्या आई कैन। जब श्याम सुंदर भाई साहब आपके आरएस बन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बन सकता, ये डॉक्टर बन सकते हैं रामचंद्र जी, तो मैं क्यों नहीं बन सकता। आई कांट से आई कैन, बाद में क्या होगा, आई कैन से या, है ना। ये सब चीजें अगर याद रखोगे, अपने भगवान को याद रखिए, पूजा करिए, उससे आपका आत्मबल मजबूत होगा, आप संस्कारवान। इन सब बातों के साथ मैं चाहता हूँ कि आप आने वाले टाइम में आपको खूब तरक्की मिले, खूब आप शोहरत हासिल करे, खावे बाजरी बजावे हाजिरी। मैं सिटी में हूँ तो थोड़ा सा गाँव के लोगों ने बता दूं भाई, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट, और मैंने एक सर्वे किया श्याम जी कि जितने बच्चे हमारे हिंदुस्तान से बाहर पढ़ने गए हैं, एक भी वापस नहीं लौटे। बड़ा विचारणीय प्रश्न कि वो जो बच्चे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत गरीब बच्चे हैं, बहुत साधन संपन्न लोगों के घर से हैं, उनके घर में तमाम सुख सुविधाएं हैं जो वो आम आदमी को यहाँ पर मुहैया हो सकती, उसके बावजूद भी वो विदेश में गए हुए वापस क्यों, सिस्टम करप्ट। उनको इस सिस्टम से एतराज है, वहाँ का सिस्टम बहुत साफ, इसलिए उनको सारा मेहनत करनी मंजूर है, धक्के खाने मंजूर है, खुद के हाथ से काम करना मंजूर है, गाड़ियां नहीं है, पैदल जाना मंजूर है, लेकिन यहाँ आना मंजूर नहीं। कल को ये नहीं हो कि धनी लोग एकला बैठा रो और टाबरी जावे विदेश, जयराम जी बटाऊ आवे संदेश। वो कारण सबसे बड़ा करप्शन किसके द्वारा। मैं तो एक चीज कहता हूँ, कई बार मेरे पास कहीं आते हैं, साहब फलानो मारो काम कौन करे, रुपया मांगे, चल रवि कर दे ना साहब, प्रहलाद को टाबर, अरे मैं को बिना आपने आपके टाबर चिंता कुंता करोगे भाई। जब वो गलत तरीका कमा रहा है, गलत तरीके से काम कर रहा है, तो उसको अपने बच्चों की चिंता है कि उसको पता है ना कि सड़क पे चलने वाले को पता है कि मेरा एक्सीडेंट किसी भी दिन हो सकता है, तो रिश्वत लेने वाले को पता है कभी चल, उसको ये पता है कि अगर मैं पकड़ा गया तो बच्चे तो मेरे रुड़ जाएंगे, तो वो उसको चिंता नहीं है, तो हम चिंता क्यों करें। और देखो सरकार ने तनख्वाह बहुत बढ़िया दे रखी है। मैंने जब नौकरी ज्वाइन की थी, बीएसएफ की क्लास 1 नौकरी थी, सरकार 3000 रुपए देती, उसमें मैं अपने आप को राजा बहुत समझता था, आज तो 2 से ऊपर दे रही है। तो मतलब खाना पीना तो वही दाल रोटी है, ठीक है आपकी सुविधाएं आपकी बढ़ गई होगी, लेकिन कितनी बढ़ गई, ईंट तो भट्ठाली लागी, सोनाली ईंट तो लागे कोई मकान। इसलिए आप थोड़ा सा जागरूक रहें, कोई ऐसी बात हो तो मैं यहाँ बैठा हूँ, कोई भी आपके काम संबंधी वो भी आप समय समय पर मुझे बताते रहे, आपका मैं इस काम के लिए बैठा हूँ। मुझे यहाँ बुलाया, सम्मानित किया, मुझे बच्चों ने बड़े ध्यान से सुना। क्यों बच्चों, आनंद आया, कुछ सीखा, इम्प्लीमेंट करोगे? थैंक यू, ऑल द बेस्ट।